अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करूंगा। आज का जो आप लोगों का टेस्ट है चैप्टर नंबर 4 to 6, ठीक है। इस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा कि आज के जो एमसीक्यूज हैं उनके पॉसिबल ऑप्शंस कोई एक राइट ऑप्शन बनता है तो क्यों बनता है। फर्स्ट अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो पहला लिखा हुआ है व्हेन सब्सटेंस मूव फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट ऑल द फॉलोइंग चेंजेस अकर एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा चेंज है कि जो नहीं होता जब एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। पहला हम देख लेते हैं ऑप्शन, मॉलिक्यूल बिकम मोर डिसऑर्डर्ड। एग्जैक्टली हम जानते हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ऑर्डरनेस होती है, उनमें अरेंजमेंट होती है। लिक्विड पार्टिकल्स में अरेंजमेंट नहीं होती तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करती है। बात बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन पहले बताऊंगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीकर। एग्जैक्टली आप जानते हैं सॉलिड की निस्बत लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। डी ऑप्शन है मॉलिक्यूल बिकम फर्दर सेपरेटेड। एग्जैक्टली मॉलिक्यूल के दौरान डिस्टेंस बढ़ता है। बी ऑप्शन जो है जिसमें लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज, ऐसा नहीं है, ये इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती। आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड आर मोर मोबिलाइज्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। सो हम कहते हैं सॉलिड की निस्बत जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कम नहीं होती। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए ठीक होगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जो नहीं होता, सो वो ये नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज फॉल्स फॉर एवेपोरेशन, ठीक है, कौन सा एवेपोरेशन के लिए ठीक नहीं है। सरफेस फिनोमिना, एग्जैक्टली सरफेस फिनोमिना ये है। कंटिन्यूअस होता है, तमाम टेंपरेचर पे कंटिन्यू रहता है। काज कूलिंग, एग्जैक्टली जब एवेपोरेशन होती है तो कूलिंग का इफेक्ट काज होता है, लेकिन एक्सोथर्मिक नहीं है। ये एक एंडोथर्मिक फिनोमिना है। एनर्जी रिक्वायर होती है पार्टिकल्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करने के लिए, इसलिए हम कहते हैं ये एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, स्टीम काज मोर सिवियर बर्न, ठीक है, देन दैट ऑफ द बॉइलिंग वाटर, बिकॉज इसको हम कहते हैं कि इसमें क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। आप ये बात जानते हैं ना कि लिमिटेड नहीं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड पार्टिकल्स इनटू द वेपर्स फॉर्म, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये कैरी करते हैं पार्टिकल, इस वजह से हम कहते हैं बर्निंग थ्रू स्टीम इज मच मोर सिवियर एज कंपेयर टू बर्निंग थ्रू बॉइलिंग लिक्विड, ठीक है जी। सो ये बी ऑप्शन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ वी प्रोवाइड वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट टू अ लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन है कि जब आप जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होता है। मैं आपको बताऊँ, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। एक्सटर्नल प्रेशर आपने अगर कांस्टेंट रखा हुआ है तो जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा दें बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट नहीं होगा, सो रिमेन्स कांस्टेंट। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसके लिए, ठीक है। छठा है मेलिएबल सॉलिड इज वन विच कैन कन्वर्ट इनटू द शीट। ये बेसिक तौर पे शीट के हवाले से होता है। आप अगर जो चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें मेलिएबल और डक्टाइल होता है। मेलिएबल होता है वायर्स वाला, और जो हमारे पास समहाउ, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि मेरिएबल जो है बेसिक तौर पे शीट के लिए होता है, डक्टाइल बेसिक तौर पे हमारे पास होता है वायर्स के लिए। सो ये बेस्ट ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट अ पेयर ऑफ कंपाउंड विच आर आइसोमॉर्फिक इन नेचर। तो मैं आपको बताऊं आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि वो कंपाउंड्स के जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो सेम हो, इसे हम आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स कहते हैं। और एक और जो है जो आप कह लें कि एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, वो ये कि आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स के अंदर जो रेशो होती है बिटवीन द एटम्स, ठीक है, वो सेम रहती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बी ऑप्शन है MgO और NaF, ठीक है, इन दोनों में एटॉमिक रेशो सेम है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द विस्कोसिटी ऑफ सॉलिड इज इनफाइनाइट होती है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, द रेजिस्टिविटी अगेंस्ट फ्लुएंस, ठीक है, यानी फ्लो के अगेंस्ट जो रेजिस्टिविटी होती है इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। सो सॉलिड चूंकि बहता नहीं है, फ्लो नहीं करता, तो ये इसकी विस्कोसिटी इनफाइनाइट होती है। द फिनोमिना इन विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है एक ही कंपाउंड मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10th है द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड यूनिट्स, ठीक है जी, फॉर ईच ऑफ द हेलिक्स ऑन एवरेज आर, वो 27 होते हैं। ये जो आप जो है क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट जो इसकी एप्लीकेशन है, लास्ट समहाउ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है, उसमें आएगा कि जो हमारे पास डबल हेलिक्स फॉर्म के अंदर DNA है उसमें हर एक टर्न के अंदर 27
7 अमाइनो एसिड जो हैं वो होते हैं। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, ठीक है, सो किस में प्रोड्यूस करते हैं भाई, बाय बम्बार्डिंग द कैथोड रेज ऑन गैस मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं ना कि कैथोड रे प्रोडक्शन हो या पॉजिटिव रे प्रोडक्शन हो, जिसको हम जो है समहाउ केनाल रेज भी कहते हैं, इन दोनों के लिए एक ही तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हम करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हैं, यानी कैथोड रेज को फ्लो करवाते हैं थ्रू द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं और वो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हम सी ऑप्शन इसके लिए राइट रखेंगे, बाय बम्बार्डमेंट ऑफ द कैथोड रेज ऑन अ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। 12th हमारे पास एमसीक्यू है, द वेलोसिटी ऑफ द फोटॉन। सो ये वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है वेवलेंथ की, ठीक है, बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। सो एजीमिटल है, एजीमिटल के अंदर हम जानते हैं SPDF, ठीक है, इससे मुतालिक हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं और SPDF इन तमाम जो सबशेल्स हैं इनके हम कहते हैं कि जो शेप है, ठीक है, वो टोटली डिफरेंट होती है और शेप के डिफरेंट होने का हम कहाँ से बतलाते हैं, एजीमिटल क्वांटम नंबर हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करता है, ठीक है जी। ये चीज़ ध्यान में रखना, एजीमिटल जो है ये शेप बताएगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन इन स्पेस, यानी स्पेस में एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इससे मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। 14 है हमारे पास है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ कैथोड रेज वाज स्टडीड बाय, सो जे पेरन है, यानी कैथोड रे की जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इससे मुतालिक इंफॉर्मेशन जे पेरन ने बताई थी। जे पेरन ने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके थ्रू बताता है कि जी कैथोड रेज जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। 15 है फ्री नियॉन, ठीक है, फ्री नियॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, चेंजेस into the proton with emission of both न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के इमिशंस होता है। ये न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम देखेंगे कि जब न्यूट्रॉन डिके करते हैं तो न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट अपने आप को करता है, ठीक है। 16 है पफर्ड सीरीज, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू फिफ्थ में, यानी डी ऑप्शन इसका बनेगा। पफर्ड सीरीज हमारी लास्ट सीरीज होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जब बनती है किस तरीके से बनती है, 5 सीरीज टोटल होती हैं, तो पफर्ड सीरीज लास्ट है। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से फिफ्थ में फॉल करेगा सो पफर्ड सीरीज जो है डेवलप करेगी। 17 है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाय, तो डेविसन और जर्मर दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ये ड्यूल नेचर ऑफ जो हमारे पास टॉपिक है ना, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, उसके एग्जैक्टली नीचे जो हमारे पास टॉपिक है जर्मर और जो हमारे पास डेविसन है उनके एक्सपेरिमेंट मेंशन किया हुआ है, एक छोटा सा पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम की जहाँ तक बात है, सो पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बी है, अगर आप इसे राइट करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ से एक जो है आपको अंदाज़ा ये हो जाएगा कि बेसिक तौर पर सोडियम के एग्जैक्टली नीचे पोटाशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। अगर आपको 19 एटॉमिक नंबर पता है तो N+L रूल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि S4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इससे मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। 19 है सेपरेटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये स्टार्क इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंडर हम करते हैं तो ये ज़ीमैन इफेक्ट होता है, तो स्टार्क इफेक्ट इसका राइट ऑप्शन बनेगा। न्यूट्रॉन, ठीक है, अमंग हैविंग, ठीक है जी, मूविंग विद 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो ये बेसिक तौर पे ये हमारे पास क्या होता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कहलाता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। 21 हमारे पास क्या है, द ऑक्टेट टूल डज नॉट ऑलवेज होल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, वो फास्फोरस है, जब उसके कंपाउंड बनते हैं तो इसमें ऑक्टेट टूल फॉलो नहीं होता। इवन के इसके कंपाउंड बनने के बाद फास्फोरस कभी कभी इसका जो है इसमें नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सीड कर जाते हैं फ्रॉम 8 या कम हो जाते हैं, तो ये हम कहते हैं कि नहीं करता, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि क्रॉस द पीरियड हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, सो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। O2 की जहाँ तक बात है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, सो sp2 जो है हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी। स्पीशीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप देखें तो इस पर ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, फ्लोरीन के पास 3 होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि NH3 की जहाँ तक बात है नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, लेकिन -2 चार्ज का मतलब है कि इसके पास जो है 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर भी हैं, सो NH3 बेसिक तौर पे हमारे पास वो है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे, ठीक है। 25 है एलिमेंट हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सो वो नॉन मेटल्स होते हैं, आप जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा अलॉन्ग द पीरियड व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल तो वो इंक्रीज करती
ठीक है। सो नॉन मेटल टॉप राइट साइड पे जो मौजूद हैं इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी वो सबसे मैक्सिमम होगी। मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस इन बिटवीन द एलिमेंट्स, आप ये बात ध्यान में रखिएगा, आयनिक कंपाउंड बनते हैं बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ए, सेकंड ए और सेवंथ ए एलिमेंट के दरमियान हम कहते हैं जब भी बॉन्ड बनेगा सो वो हमारे पास क्या होगा कि जो है वो आयनिक कंपाउंड ही डेवलप होगा। एनर्जी ऑफ द एटम इन कंपाउंड इज लेस देन द इंडिविजुअल। आप जानते हैं कि जब भी आप कंपाउंड बनाते हैं तो एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं इसलिए हैं कि स्टेबिलिटी गेन कर सकें, और स्टेबिलिटी कब आती है कि जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स की निस्बत कंपाउंड में एलिमेंट की एनर्जी कम होती है, तो ये हमारे पास क्या होगा? लेसर हो जाएगा। द लिविस एसिड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। लिविस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक लिविस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, बेस लिविस बेस कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे सके, डोनेट कर सके, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी पिरामिडल, ठीक है। इफ द आउटर मोस्ट, ठीक है जी, अपने शेल ऑफ द सेंट्रल एटम हैज, वो कितने होंगे? 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लॉन पेयर होगा, तो हम कहते हैं पिरामिडल शेप जो है किसी एक कंपाउंड की बनेगी। सो ये हमारे पास एक जो है हम कहते हैं आंसर की थी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। फर्दर भी कोई क्यूरी हो सो आप मेरी किसी भी पोस्ट पर जाकर कमेंट करेंगे, क्वेश्चन आज की जो पोस्ट है उस पर आप जाकर कमेंट करें, क्वेश्चन करें, मैं आपको जरूर उसका रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।